लोगों से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1045 पन्नों में अपना वो फैसला दिया था 2019 में, और उसका निष्कर्ष ये निकाला था, हिंदुओं की आस्था और विश्वास इस स्थान के प्रति मस्जिद के निर्माण से पहले से है। इस स्थान को हमेशा भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है और यहीं पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसकी पुष्टि अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्यों से भी हुई है। इसलिए वो जगह हिंदुओं को दी जाती है जहां राम मंदिर बन रहा है। हाँ, फिर तो भाई मामले का निपटारा हो चुका। अब ये कहना कि वहां पर किसने बनवाया, कब बनवाया, क्या बनवाया, बहुत लंबी अदालती प्रक्रिया चली है, बहुत लंबी अदालती प्रक्रिया, और लोगों ने मानना चाहिए आपको भी। हाँ पृथ्वी भाई, देखिए मैंने 1528 का जिक्र इसलिए करा कि ये कहते हैं कि 1528 में मंदिर तोड़ा। मैं ये कहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहीं भी जिक्र नहीं करा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो 1528 से लेकर 1992 तक बाबरी मस्जिद थी वहां लेकिन पर। सुप्रीम तो कोर्ट ने जो मेंशन किया वो ये कि मस्जिद से पहले वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष थे, ढांचा था। नहीं देखिए पृथ्वी जो एएसआई ने भी अपने दस्तावेजों में रखा है, हाँ, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। पृथ्वी भाई देखिए, मैंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहीं भी जिक्र नहीं करा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, भारत के मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार करा, क्योंकि भारत का मुसलमान संविधान को मानता है, और संविधान के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, भारत के मुसलमान ने हंसते हंसते स्वीकार करा। लेकिन कुछ तथाकथित वो लोग थे जो ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन भारत का मुसलमान संविधान में विश्वास रखता है, तो भारत के मुसलमान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। तो हमने हंसते हंसते फैसला स्वीकार करा। लेकिन हमें दुख जब होता है जब प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि एक विशेष समुदाय को इतना करा गया विषय और 500 साल का जिक्र करते। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रोफेसर साहब, आप अपनी एजुकेशन में क्या स्टूडेंटों को यही बताते हैं कि 500 साल का आप जिक्र करते हैं एजुकेशन के अंदर? ये शोभा नहीं देती प्रोफेसर साहब को। प्रोफेसर साहब को एक लाइन में लेकर पूरे एक माहौल को लेकर सबको ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिससे पूरे मामला चलता रहे। देश के अंदर एजुकेशन की जरूरत है, वो देनी चाहिए। लेकिन जब देश के अंदर प्रोफेसर साहब खुद कहे कि 500 साल इंतजार करा, फिर उसके बाद कहते हैं कि विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही आपके चैनल पे। ठीक है, मैं प्रोफेसर विशाल आपके सामने जा रहा हूं। मैंने कहा ना कि जब आज चर्चा छिड़ी गई 1990 की और 1992 की और 6 दिसंबर की, तो जरा जमकर और अच्छी बहस हो ही जानी चाहिए। मैंने अभी इनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2019 में क्या कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाना कानून का उल्लंघन था। कोर्ट ने कहा मुस्लिम समुदाय को मस्जिद की इमारत से जिस तरह वंचित किया गया था, वैसा तरीका विधि के शासन से प्रतिबद्ध एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में नहीं अपनाया जाना चाहिए था। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किसने की न्याय की रक्षा, किसने की कानून की रक्षा, किसने की संविधान की रक्षा, यह भी जरा बता दीजिए। देखिए प्रत्युष जी, हम पे सवाल किया गया तो मैं ये कहता हूं कि, और हमको बार बार कहा गया कि क्या आप यही पढ़ाते हैं। मैंने केवल और केवल इतिहास की वास्तविकता और जो तथ्य थे उनकी बात की। बात समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता से हो रही थी, तो मैंने यही तो कहा कि आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो उस सामाजिक न्याय में केवल कुछ ही लोग क्यों दिखते हैं? फिर तो सामाजिक न्याय सबके साथ होना चाहिए। मैं पुनः अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, मुकदमे वापस लेने का फैसला कि केवल कुछ ही लोगों का क्यों, सबका वापस लिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय तो तब होता है, सामाजिक न्याय तो तब होता है कि कुछ विशेष सुविधाएं कुछ विशेष लोगों को ही क्यों, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी दिया जाना चाहिए, तब सामाजिक न्याय होता है। भला इसमें मैंने क्या गलत सवाल किया? नंबर 1। नंबर 2, बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो मैं यही तो कहता हूं कि अब जब खुदाई के बाद, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद जो तमाम अवशेष, तमाम पुष्टियां हो गई, तो उस पुष्टियों के बाद ही तो निर्णय आया होगा। तो और आज तो आया नहीं, और सम्मान तो हुआ, कानून की रक्षा ही तो हुई कि इतने दिनों तक बाकायदा न्यायिक प्रक्रिया के तहत, चीजों के तहत लोग अपना कार्य करते रहे।
तो अब इसमें क्या है, न्याय का इंतजार किया ना, जनमानस का आंदोलन था, मुकदमा न्यायालय में था, न्यायालय का इंतजार हुआ, न्यायालय के फैसले का इंतजार हुआ, न्यायालय का फैसला आया, लेकिन बात वही हो रही है। लेकिन न्यायालय में उन लोगों की भी बात होगी जिन लोगों ने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया था, जिन्होंने सवाल किया था कि ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है, जिन लोगों ने झूठे तथ्यों के आधार पर भी कुछ वहां तथ्य रखे थे, उनका भी चर्चा होगा। तो जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो तमाम ऐसे तथ्य सामने आएंगे और उनकी स्वीकारोक्ति करनी पड़ेगी। फाजिल अहमद जी, हम इतिहास से मुंह नहीं मोड़ सकते। और मैं फिर ये कह रहा बार-बार हूं कि प्रभु श्री राम हमारे इतिहास, वर्तमान, अभी बार-बार न्यायालय की बात कर रहे हैं, वो उन्नति और एक बार-बार यही प्रोफेसर साहब बैठ करके ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने फैसला करा दिया, राम मंदिर बना दिया। कहां मान रहे कि न्यायालय ने बना दिया? ये तो कहते हैं कि हमने बना दिया। आपने, अरे तो हमें आप ये बताइए कि इसके पहले क्यों नहीं, अरे तो हमें ये यही तो कहते हैं कि हमने तो बना आप ये दिया। बताइए ना, आप ये बताइए कि आप बार-बार भारतीय जनता पार्टी को आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है, तो किसी ने रोका था? आप भी अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लेते, आप भी अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लेते। इसीलिए आप ये बात करते हैं कि हमने बना दिया। सबको स्वतंत्रता थी, कोई भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लेती। अदालत का फैसला क्यों नहीं शामिल किया था? कौन रोकने गया था? में लिखा गया कि कोई भाई सीधी सी बात है, क्यों अदालत में पैरवी की जाती थी कि अभी सुनवाई ना हो, सुनवाई टाल दी जाए? क्यों नहीं अनुवाद कराया गया था? जब अनुवाद की बारी आई थी, सरकार थी ना, क्यों नहीं ट्रांसलेशन कराया गया था? फैसला कर रहे हैं तो फिर ये क्या था? ये था एक जिजीविषा, ये थी दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी। किसी ने नहीं रोका था। कोई भी पार्टी उसको अपने एजेंडे में ले लेती, घोषणा पत्र में ले लेती, सारी पार्टी। तो क्या डॉक्टर विशाल 1990 में जो डॉक्टर विशाल तो क्या 1990 में जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी वो एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए चलाई गई थी? सवाल यह उठता है कि निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी जब वो निहत्थे हैं? जैसा कि अभी डिबेट के दौरान आया, मैं तीखा हो सकता है कि थोड़ा सा कड़वा लगे सवाल। कानून क्या मैं पूछता हूं एक सेकंड डॉक्टर विशाल, अगर आज की तारीख में कोई भीड़ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर की तरफ बढ़े उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, उस वक्त एक सरकार का दायित्व क्या होता है? उस भीड़ के साथ क्या होना चाहिए अगर वो मानने को तैयार नहीं है? विधि का शासन, मैं बोल रहा हूं, विधि का शासन, रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ के दो पार्ट हैं। नंबर 1 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नंबर 2 प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एंड द लॉ शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। और उसी रूल ऑफ द लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने फैसले में यह मेंशन किया कि बाबरी विध्वंस को जो नुकसान पहुंचाया गया वो कानूनन गलत था। कानूनन गलत था। मैं आ रहा हूं प्रोफेसर भुवन आपके पास। ये बार बार जो आरोप लगता है कि क्या एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए यह फैसला लिया गया, सरकार के पास कुछ और विकल्प हो सकते थे उन कार सेवकों को रोकने का। कई लोगों की मौत हो गई। देखिए मेरी बात का तो जवाब आप ही ने दे दिया है। बाबरी विध्वंस के कारण जो थे उनके पे कार्रवाई जरूरी थी, वो आपने खुद ही बताने का काम कर दिया। मेरे को जवाब की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो बताना चाहता हूं, राम से, भगवान से हम लोग सामाजिक न्याय की प्रेरणा लेते हैं और हम लोग सब राम को मानने वाले लोग हैं। और निश्चित तौर पे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पे जो राम ने लड़ाई लड़ी थी उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो फिर आपकी पार्टी के अंदर जो राम को लेकर, सनातन को लेकर जो अनाप शनाप बयान देते हैं उन पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं, अगर इतने बड़े राम भक्त हैं अखिलेश जी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता केवल माननीय अखिलेश यादव जी, मैं कई बार आपके चैनल में कह रहा हूं, नेता की राह पर कार्यकर्ता चलने का काम करते हैं। जो कार्यकर्ता है वो उनका व्यक्तिगत विचार होता है, वो हमारे यहाँ केवल एक कार्यकर्ता है, उनका व्यक्तिगत विचार है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना था। माननीय नेता अखिलेश यादव जी हमारे, वो हमेशा सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का सम्मान खुद भी करते हैं और हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को भी पाठ पढ़ाते हैं कि आपको सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करना। हम उसी रास्ते पे चलते हैं। क्या आप ये मानते हैं प्रोफेसर भुवन की 1990 की जो घटना थी वो समाजवादी पार्टी
के खिलाफ गई, क्योंकि उसके बाद सरकार भी चली गई थी, और इसे लेकर के बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया और उसका फायदा आज भी बीजेपी को हो रहा है, 2023 में भी, 2024 में भी, और हो सकता आने वाले कुछ और कालखंड में होगा। आप पर एक चस्पा हो गया है रामद्रोही होने का, कार सेवकों पर गोली चलाने का, कि आप रामद्रोही हैं, यह बीजेपी चस्पा कर दिया बीजेपी ने आप पर। देखिए, बीजेपी क्या चस्पा करे, हमारी बीजेपी से जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है 30 करोड़ लोगों की उत्तर प्रदेश में। उन लोगों की जिम्मेदारी हमारे नेता, विपक्ष के नेता पे है, और माननीय अखिलेश यादव जी को के प्रति उनका प्यार, उनके प्रति दीवानगी जनता की दिखाई देती है जब वो सड़कों पे होते हैं। दिखाई दी विधानसभा में, जब माननीय अखिलेश जी की सभा के लिए उन्होंने कैसे कैसे स्वांग रचे भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद सरकार आई हमारी कई बार। तो निश्चित तौर पे जनता का प्यार समाजवादियों के साथ है, और हमारी लड़ाई जनता की लड़ाई, हम जनता के लिए लड़ लेंगे। हमारी को चिंता भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के नेता लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी को विपक्ष का नेता बनाया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी केवल 30 करोड़ लोगों के लिए जीने का काम करते हैं, और उनके लिए हमेशा उनके मन में श्रद्धा रहती है, दर्द रहता है, और उसको जीते हैं वो लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ। सबका हिसाब होगा मैं जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक मैं लूंगा, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, हर दिन शो के दौरान हम आपसे 3 सवाल पूछते हैं। उनके सही जवाब देने वाले विजेताओं को हम इनाम भी देते हैं। जो कल हमने